हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स। है ना। बहुत लोग जानते होंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। है ना। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इसमें हम लोग देखते हैं कि दो चीज जो है, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करते हैं हम लोग? प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और साथ में इसका कंजम्पशंस। है ना। तो कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो अगर हम लोग कहते हैं कि अगर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का डिफिनीशन अगर पूछे तो क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गुड्स एंड सर्विसेज, किसके? वस्तुओं और सेवाओं का, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग का अध्ययन करते हैं। यानी अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम लोग कहते हैं कि वस्तुओं और सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज का हिंदी सेवाओं, यानी गुड्स, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है ना। तो अर्थशास्त्र को अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें इंडियन इकोनॉमी, क्या कहेंगे? इंडियन इकोनॉमी। हम लोग इसको कालखंड में पढ़ेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी में क्या, कौन से पहले कालखंड पढ़ेंगे हम लोग? एक हम लोग ब्रिटिश काल है ना। ब्रिटिश काल से पूर्व क्या था? जो मुख्य व्यवसाय था वो किस पे आधारित था? एग्रीकल्चर पे। किस पे था? एग्रीकल्चर पे। है ना। एग्रीकल्चर पे। है ना। इसमें जो एक गांव कहते हैं हम लोग, गांव या भारतीय ग्रामीण तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था थी। है ना। लेकिन इसमें गांव एक क्या होता था कि पृथक इकाई होता था, जिसमें कि जो रोजगार होता था, यानी कि जो व्यवसाय होते थे वो वंशानुगत होते थे। वंशानुगत मतलब होता है कि अगर ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो जो काम करेगा इसका बेटा बी जो है वही काम करेगा, इसका बेटा सी वही काम करेगा। है ना। जैसे कि मोची होता था तो मोची का बेटा मोची का काम करता था। है ना। उसके जो आगे वाला है सी, वो भी क्या करेगा? मोची का काम करेगा। डी ये भी मोची का काम करेगा। तो पहले क्या होता था, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं होती थी उसमें सारे जो रोजगार होते थे वो वंशानुगत होते थे। है ना। इसका मतलब ये नहीं था कि उस समय में उद्योग नहीं था। उस समय में भी क्या होता था कि मतलब ये प्रमुख व्यवसाय थी, यानी एग्रीकल्चर, यानी कि जो कृषि था वो प्रमुख व्यवसाय था। उसके साथ साथ उद्योगों का भी जो है उस समय में उद्योग भी थे। उद्योग जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि रेशमी और सूती वस्त्र का उत्पादन उस समय में बहुत ही अच्छे लेवल पर होता था। है ना। संगमरमर का नकाशी होता था, संगमरमर का कार्य होता था, नकाशी का कार्य होता था, सोने और चांदी और आभूषण जो है पत्थर तराशे जाते थे। तो और एवं इसका निर्यात किया जाता था। तो ये सब कार्य भी हम देखते हैं। तो उद्योग भी था, एग्रीकल्चर मतलब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तो थी ही। और जो गांव था, यानी कि जो ग्रामीण या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हम लोग कहते हैं, लेकिन ग्रामीण जो था यानी गांव जो था, एक पृथक इकाई, यानी कि हम लोग कहते हैं सभी, यानी कि एक छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे। छोटे छोटे भागों में कि मतलब ज्यादा बड़े इसका प्रोडक्शन और प्लस हम लोग कहते हैं कि निर्भरता, है ना, डिपेंडेंसी ज्यादा नहीं थी। डिपेंडेंसी नहीं थी मतलब सभी एक दूसरे से क्या थे? अलग अलग थे। है ना। उत्पादन करना, एक्सचेंज के लिए बड़े मार्केट की आवश्यकता नहीं थी। तो उस समय में हम देखते हैं कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था थी। है ना। नील अफीम सबकी जो होते ना खेती की जाती थी, उसको निर्यात किया जाता था, तो उत्पादन किया जाता था।
है ना। अंग्रेजों में देखते हैं कि जब ब्रिटिश काल आया तो ब्रिटिश काल में एक हम लोग देखते हैं कि पलासी का युद्ध देखते हैं 1757। 1757 के बाद कब तक, यानी 1800, कब तक, 1858 तक, ये था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। और 1858 से लेकर 1947 तक कौन था? ब्रिटिश क्राउन, है ना। ब्रिटिश क्राउन। तो ये ब्रिटिश क्राउन हो जाए, या फिर हम लोग कहते हैं कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाए। इस इस समय में क्या था कि जो भारत पे था वो प्रशासनिक जो अधिकार थे, यानी कि जो राजनीतिक पूरा अधिकार था वो किसके पास था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, या फिर ब्रिटिश क्राउन के पास था। तो जिसके पास प्रशासनिक अधिकार होते हैं उसी के पास आर्थिक अधिकार भी हम लोग कहते हैं कि होता है। क्योंकि वो तो एक उपनिवेश, यानी कि भारत जो बन गया था वो क्या था? औपनिवेशिक क्षेत्र था, यानी उपनिवेश था। उपनिवेश था तो उपनिवेश के पीरियड में क्या हुआ कि उद्योगों का जो है मेन, उद्योगों का कोई विकास ज्यादा नहीं हुआ। उद्योगों का विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ, है ना। उद्योगों का विकास ना होने के कारण से क्या होता था कि जो रॉ मटेरियल्स होते थे, है ना, रॉ मटेरियल्स का यहाँ पे उत्पादन होता था। और रॉ मटेरियल्स के उत्पादन के बाद इसको ले जा करके ब्रिटेन में या अन्य यूरोपियन कंट्री में इसके क्या करते थे? प्रोसेसिंग किया जाता था, है ना। प्रोसेसिंग करने के बाद यही जो गुड्स होता था वो इंडिया में क्या किया जाता था? इंपोर्ट किया जाता था, आयात किया जाता था, है ना। तो एक कहते हैं कि ब्रिटिश काल में जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो एक आयात आधारित अर्थव्यवस्था बन गई, है ना। यहाँ पे जो पहले निर्यात किए जाते थे, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था, वो अब क्या करने लगा है? सभी चीजों का आयात करने लगा है। क्योंकि जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट था, प्रोसेसिंग यूनिट मतलब उद्योगों का जो विकास था वो भारत में नहीं हो सका था। आजादी के बाद हम देखते हैं कि 1947 के बाद अगर हम लोग कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था देखते हैं तो ये अल्प विकसित था। अल्प विकसित क्यों था? क्योंकि बड़े उद्योगों की संख्या बहुत ही सीमित मात्रा में थी। बहुत ही सीमित मात्रा से अर्थ है कि मतलब जो भी उद्योग था वो एक छोटे सीमित क्षेत्रों में था, जो शहरी क्षेत्रों में था। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पूर्णतः अभी कृषि आधारित थी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण से हम लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में निश्चित, यानी कि कोई चीज सुनिश्चित करना संभव नहीं था। क्योंकि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का कोई भी जो हम लोग कहते हैं कि शुरुआत में इसका निश्चित अनुमान लगाना कठिन था। क्योंकि मानसून आधारित, भारत में कहते हैं कि मानसून आधारित जो है कृषि होने के कारण से मानसून किसी वर्ष आता है किसी वर्ष नहीं आता है। तो उस पे भी डिपेंड करता है कि उस वर्ष का उसका प्रोडक्शन कैसा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ये प्रोडक्शन कम होगा। तो प्रोडक्शन पे हम लोग कहते हैं कि कृषि आधारित प्रोडक्शन पर कोई भी निश्चित सुनिश्चित नहीं की जा सकती, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे दो सेक्टर की बात की है। एक तो पहले एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है ना। दूसरा हम लोग कह रहे हैं कि उद्योग, है ना। उद्योग की बात करें, इंडस्ट्री, है ना। तो अगर देखिए कृषि, कृषि के लिए सबसे जो मेन चीज है वो है शक्ति, है ना। शक्ति, शक्ति की ज्यादा जरूरत होती है। दूसरा होता है साख, और तीसरा होता है परिवहन, है ना। इसको हम लोग पावर, है ना, करेंसी,
और ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। अगर उद्योग की बात करेंगे तो उद्योग में किसकी जरूरत होती है? मशीनरी, मशीनरीज, है ना। विपणन सुविधा, जिसे हम लोग मार्केट कहते हैं, है ना। मार्केट की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम लोग परिवहन, परिवहन में हम लोग ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं संदेश वाहन, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन है ना। तो सबसे पहले देखिए, ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, मार्केट की जरूरत होती है, मशीनरीज की जरूरत होती है, और इसमें जो है करेंसी, जो साख होते हैं करेंसी की, इसमें भी जरूरत होती है ना। तो मेन इसमें है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मार्केट, मशीनरीज। ये प्रमुख कंपोनेंट है जो उद्योग के लिए एक जरूरी होता है, और एग्रीकल्चर के लिए ये तीन जरूरत जरूरी होता है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि ये जो बैंक होता है, बैंक साख का प्रबंध करता है, करेंसी का प्रबंध करता है, रुपये का प्रबंध करता है, लिक्विड का प्रबंध करता है। ट्रांसपोर्ट, परिवहन, इसमें भी जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट की। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर आधारित जो भी अर्थव्यवस्था है, उसको प्रोसेसिंग करके जब हम लोग बेचने जाते हैं तो उसकी वैलिडिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। वैलिडिटी मतलब, मान लीजिए अगर अगर हम लोग कहते हैं कि सेब को तोड़ लिए हैं, तो तोड़ लिए हैं तो उसको हम लोग 4 महीने 5 महीने तो नहीं रखेंगे। उसके लिए एक लिमिटेड पीरियड होते हैं कि हम लोग 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में उसे बेचना होता है। तो जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होता है उस समय में कह रहा हूँ मैं, आज तो कोल्ड स्टोरेज और अदर जो स्टोरेज कैपेसिटी होने के कारण से हम लोग एक एक साल तक रखते हैं, लेकिन उस समय में तो था नहीं। तो उस समय में क्या करते थे कि उसको परिवहन के लिए, परिवहन की सुविधा होने पर ही उसको जल्दी बेचा जा सकता था, और दूर तक नहीं ले जा सकता। आज जो कि हम लोग देखते हैं कि अगर आपको कश्मीर का कोई सामान आपको केरल में बेचना हो तो आप बेच सकते हैं। उस समय में क्या होता था, ट्रांसपोर्ट की उतनी सुविधा नहीं थी, आज सुविधा है ना। तो अगर हम लोग शक्ति की बात करेंगे, पावर की, शक्ति की बात करेंगे, तो शक्ति में हम लोग किस चीज की जरूरत होती है? शक्ति में हम लोग बात करेंगे तो कोयला का, है ना। कोल, कोयला, है ना। ईंधन, यानी कि फ्यूल की आवश्यकता होती है ना। तेल, और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा मतलब हो गया सौर ऊर्जा, हो गया वायु ऊर्जा, हो गया, है ना। वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, है ना। या फिर हम लोग कहते हैं हाइड्रो पावर, जो भी होते हैं सारे चीज इसमें शक्ति में ले लें। ईंधन के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, तेल यूज करते हैं, ऊर्जा यूज करते हैं, कोयला यूज करते, ये शक्ति हो गया, है ना। जैसे कि अगर आप ट्रांसपोर्ट में लेंगे, ट्रांसपोर्ट मतलब होता है परिवहन। परिवहन में लेंगे तो परिवहन में क्या होता है, किस चीज को हम लोग लेते हैं? परिवहन में लेते हैं रेल, है ना। रेल होता है, सड़कें होता है, पोत होता है ना। या वायु परिवहन, है ना। चारों हम लोग ले लिए, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, पोत और वायु परिवहन, है ना। तो ये चारों मार्ग, रेल मार्ग, रोड मार्ग, मतलब इसको हम लोग कहते हैं जल मार्ग, और ये वायु मार्ग,
ये सारे परिवहन के लिए क्या होता है, जरूरी होता है परिवहन के लिए, है ना। संदेश वाहन के लिए आपको, यानी कि हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, तो जैसे कि पोस्ट, तार, डाक तार, है ना, टेलीफोन, टेलीफोन, रेडियो, इन सब चीजों की जरूरत होती है ना। तो अब जैसे कि हम लोग कहते हैं कि साख के लिए क्या, यहाँ पर जो बैंक है, इसके लिए कौन सा चीज जरूरत होते हैं, बैंक, है ना, या बैंक की जरूरत होती है, तो बैंक, और साथ में देता है, साथ में इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की भी जरूरत होती है ना, फाइनेंस की सुविधा की जरूरत होती है। तो ये सब चीज होती है किसके लिए, साख के लिए जरूरत होती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मशीनरीज में, मशीनरीज किसके लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मशीनरीज की सुविधा आपको क्या हो जा सकता है कि विकसित हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप मशीनरीज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। मार्केट तो समझ लिए, ट्रांसपोर्ट समझ लिए, है ना, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हो गया, ये चारों जो ट्रांसपोर्ट ही है, वायु परिवहन, पोत, है ना, सड़क, रेल, ये सब सारे क्या हो गया, परिवहन के लिए हो गया। ट्रांस टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि हम लोग कम्युनिकेशन के लिए क्या हो गया, डाक हो गया, तार हो गया, टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, ये सब किस चीज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है ना। अगर हम लोग कहते हैं कि सोशल एस्पेक्ट्स, जो हम लोग कहते हैं कुछ सोशल जो मद है, यानी कि सोशल कुछ होता है, तो उसमें होता है एजुकेशन, जरूरी है। एजुकेशन के बाद हम लोग लेते हैं तो इसके बाद हेल्थ, जब हेल्थ रहेगा तब ना काम होगा, और एजुकेशन रहेगा तभी काम होगा। तो काम, अगर यानी कि उद्योगों का विकास वहां पे हो सकता है जहाँ पे सोशल, अब मान लीजिए कि कोई सोशली एस्पेक्ट से किसी देश में वहां पर एजुकेशन व्यवस्था पूरा ठप हो, या फिर हेल्थ पूरा ठप हो, तो यहाँ ये सारे चीज होने के बाद भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और किसी कंट्री में अगर ये दोनों हो, हेल्थ और एजुकेशन हो, और इन सब सारे चीज की सुविधाएं हो, तो वहां पर उद्योगों का विकास होता है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए ये तीन चीज तो मस्ट है, अदर एस्पेक्ट्स भी जरूरी होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हेल्थ, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ ऐसा सेक्टर है, यानी सोशल एस्पेक्ट्स है, जो इसमें एग्रीकल्चर में भी जो है मेन रोल प्ले करता है, और उद्योग में भी जो होता है ना मेन रोल प्ले करता है ना। भारत में आजादी के बाद पंचवर्षीय योजना लाया गया, है ना, किसके लिए, विकास के लिए। पंचवर्षीय योजना जो है वो भारी उद्योगों, भारी उद्योग को क्या करा, प्रोत्साहित करा। भारत में जो है क्या करा कि भारी उद्योगों के लिए प्रोत्साहन। अब हम लोग देखते हैं कि जो आजादी के बाद, यानी कि 1947 के बाद से पंचवर्षीय योजना लाया गया। कब से लाया गया, 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना थी, है ना। पंचवर्षीय योजना लाने के बाद क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना किस डायरेक्शन में जा रहा था। हम लोग कहते हैं कि सभी घटक, यानी कृषि भी, उद्योग भी, और अन्य जो सेवा सेक्टर है, उन सभी का जो है विकास करना क्या क्या था, प्रमुखता थी, है ना। सभी योजनाओं का मूल उद्देश्य जो है, यानी सभी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, कि देश में समन्वित एवं संतुलित क्या हो, विकास हो, है ना, विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके, है ना। नियोजन काल में कृषि, उद्योग, व्यापार, सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम, और गरीबी उन्मूलन के लिए भी अनेक कार्यक्रम चलाए गए, है ना। सबसे पहले इसमें की
जैसे बैंक एवं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया है ना। बढ़ता ग्रामीण विद्युतीकरण किया गया, सड़क एवं रेल परिवहन का विकास किया गया, कृषि का मशीनीकरण किया गया। हम लोग पहले जो होता है ना, हल और बैलों से खेती करते थे, उसको क्या कह रहा है, आधुनिकीकृत किया गया। अब देखते हैं कि 1965 से 66, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीरियड के बाद, हरित क्रांति के बाद सभी चीजों को क्या करा गया, मशीनीकृत ज्यादा से ज्यादा किया गया। अभी भी हम लोग देखते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है, जैसे चावल की खेती सबसे मतलब जो होता है ना, अच्छे मात्रा में क्वांटिटी में जो होते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि आंध्रा वांद्रा में होता है, तो उसमें क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा मशीनों का उपयोग किया जाता है ना। जहाँ पे छोटे यानी कि निर्वाह कृषि के लिए हम लोग कहते हैं, तो वहाँ जैसे कि बिहार में हो गया, अभी भी वहाँ पे क्या करता है कि लेबर आधारित यानी कि जो है मैन पावर का जो होता है ज्यादा यूज किया जाता है ना। हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर कृषि का मशीनीकरण किया गया, हरित क्रांति का जो होता है ना आगमन के बाद औद्योगिक विस्तार किया गया, बढ़ती और शिक्षा मतलब शिक्षा को जो होता है ना विस्तार किया गया, शिक्षा को मेन इंपोर्टेंट फैक्टर में शामिल किया गया, और शिक्षा का भी अच्छे गुणों की शिक्षा का विस्तार हुआ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो लोहा, अब हम लोग उद्योग में देखते हैं, तो उद्योग में क्या है कि भारी जो उद्योग था, जैसे कि इस्पात और भारी इंजीनियरिंग का जो उद्योग है, और रसायन और उर्वरक का जो उद्योग है, उसको क्या कह रहा है, भारत सरकार अपने अंतर्गत शुरू में रखा था। बाद में इसको क्या किया गया है कि मतलब सभी के लिए खोल दिया गया है ना। क्योंकि इसमें अच्छा खासा क्या लगता था, पैसे लगते थे उद्योग में, मतलब जो भारी इंजीनियरिंग वर्क्स होते थे उसमें, उद्योग में बहुत ही पैसे लगते थे, तो पैसे लगने के कारण से कोई भी निजी कंपनी वहां पे नहीं जाता था। तो निजी कंपनी नहीं जाने के कारण से शुरू में ये क्या था, यानी कि जो सरकारी उपक्रम थे उसी में यह शामिल था। बाद में यह निजी सेक्टर के लिए भी जो है खुला, और निजी सेक्टर भी इसमें प्रमुख रूप से योगदान दिया, यानी कि इसमें भाग लिया उद्योगों में। प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो है लगभग 80% लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, है ना। बाद में ये क्या क्या है, एग्रीकल्चर का पोर्शन घटता गया, उद्योग का पोर्शन लगभग जो है बाद में क्या हो गया, 20% हो गया, है ना। और ये एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर जो था, यानी कि सर्विस सेक्टर जो पहले नहीं था, वो सर्विस सेक्टर बाद में अब लगभग जो है वो 50% के अप्रोक्स हो गया ये। और ये लगभग अभी जो होते हैं ना 30% के अप्रोक्स चला गया। तो हम लोग कहते हैं सर्विस सेक्टर में ज्यादा और एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पर सर्विस सेक्टर में क्या है कि सेफ्टी ज्यादा है, एग्रीकल्चर में क्या है कि सेफ्टी ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे उद्योगों में अभी भी जो होते हैं ना पूंजी प्रधान सेक्टर होने के कारण से यहाँ पे सभी लोग जो तो इन्वेस्ट नहीं कर पाते। सर्विस सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट कम है और वहां पर सिक्योरिटी ज्यादा है, और एग्रीकल्चर में क्या है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, साथ में क्या है वहां पर प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं है ना। प्रॉफिट अब मशीनीकृत होने के कारण से प्रॉफिट बढ़े हैं, लेकिन अभी भी उतना प्रॉफिट नहीं है जितना कि एग्रीकल्चर में। लोग अगर डिपेंड देखते हैं तो डिपेंड भी से बहुत ज्यादा लोग हैं, पहले भी थे और आज भी है। इसमें प्रोडक्टिविटी देखते हैं तो बहुत ही कम है। सर्विस सेक्टर में देखते हैं तो डिपेंडेंसी बहुत कम है, और सर्विस सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है ना। एक चीज हम लोग देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मेन मॉडल था वो समाजवाद का था। क्या था शुरू में? समाजवाद। समाजवाद, एक समाजवाद, दूसरा पूंजीवाद, और तीसरा होता है गांधीवादी समाजवाद। गांधीवादी समाजवाद। सोशलिज्म
कैपिटलिज्म, और ये गांधीवादी सोशलिज्म। हम लोग कहते हैं सोशलिज्म क्या होता है, जिसमें साधनों पे, यानी कि जो साधन होते हैं, किसका साधन होता है, प्रोडक्शन का जो साधन होता है, उस पे किसका अधिकार होता है, स्वामित्व किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। यानी कि आपके जितने भी प्रोडक्शन के साधन है, उस पे किसका अधिकार है, गवर्नमेंट का अधिकार है। पूंजी कैपिटलिज्म में क्या होता है कि ये निजी कंपनियों के हाथों में होता है, यानी साधन का, यानी जो रिसोर्सेस है, उस पे किसका अधिकार होता है, निजी कंपनियों का होता है। और गांधीवादी जो विचारधारा है, तो गांधीवादी में कहता है कि के संसाधनों का विकेंद्रीकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना। इसमें क्या कहते हैं, कुटीर उद्योगों को प्रमुखता दी जाती है ना। कुटीर उद्योगों के साथ साथ जो है सामाजिक न्याय की स्थापना की जाती है। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि जो जो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो आर्थिक शक्तियों का जो स्वामित्व होता है, इसमें गवर्नमेंट के पास होता है, इसमें निजी कंपनियों के पास होता है, और इसमें जो है किसके पास होता है, यानी इसमें डिसेंट्रलाइज्ड होता है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब होता है छोटे छोटे उद्योगों को प्रमुखता दी गई थी, सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी जाती है। तो एक हो गया समाजवाद, एक हो गया पूंजीवाद, और एक हो गया गांधीवादी समाजवाद, है ना। एक हम लोग देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की होती है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कि ना, मतलब दोनों ही समाजवाद और पूंजीवाद दोनों ही सह अस्तित्व में रहते हैं। कैसे रहते हैं कि यहाँ पर समाजवाद, यानी कि हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार जो है, भारत का जो पहली पंचवर्षीय योजना था और उसके बाद की जो कुछ योजनाएं हैं, उसमें समाजवाद जो है वो झलकती है। कैसे, क्योंकि जो समाज के निचले तबके के लोग थे, उनके कल्याण के लिए भी बहुत सारे योजनाएं लाई गई थी, है ना। तो सबसे पहले है कि अगर ये नहीं लाई गई रहती तो हम लोग कहते कि हम पूंजीवाद को फॉलो कर रहे हैं, समाजवाद को फॉलो नहीं कर रहे। समाजवाद का फॉलो करना एक ये होता है कि हम लोग, सरकार की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामाजिक उत्तरदायित्व होती है, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि समाज जो उत्तरदायित्व होता है गवर्नमेंट का, वो निर्माण करते हैं। जैसे कि गरीब निचले तबके के लोगों के लिए न्याय और उनके विकास के लिए योजनाएं लाना। पूंजीवाद भारत में कैसे अस्तित्व में है, क्योंकि यहाँ पे निजी स्वामित्व वाले भी बहुत सारे कंपनियां हैं, और दोनों सह अस्तित्व में है। तो भारत में क्या है कि समाजवाद और पूंजीवाद दोनों सह अस्तित्व में है, होने के कारण से इस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में देखी जाती है ना। ना तो यहाँ पर सभी कारकों यानी आर्थिक क्रियाओं पर किसका अधिकार है, गवर्नमेंट का अधिकार है, और न ही सभी आर्थिक क्रियाओं पर किसका अधिकार है, निजी कंपनियों का अधिकार है। यहाँ पे दोनों का अधिकार है, यानी कि कुछ आर्थिक क्रियाओं पर निजी कंपनियों का भी अधिकार है, और कुछ आर्थिक क्रियाओं पर किसका अधिकार, यानी कि सरकार का भी अधिकार है। तो समाजवाद और पूंजीवाद दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। अब हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम की बात करेंगे, है ना। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आय, है ना, राष्ट्रीय आय। हम बाद में समझाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय नेशनल इनकम एनएनपी एफसी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। दो चीज, एक चीज याद रखें, दो चीज यहाँ पे याद रखेंगे, एक होता है एफसी, एफसी को क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, और दूसरा होता है एमपी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट
प्राइस। जैसे कि स्पष्ट है कि कोई भी वस्तु, यानी कि अगर कोई भी गुड्स है, उसको बनाने में कितना लागत लगी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, है ना। दूसरा अगर कहते हैं कि वस्तु का मूल्य मार्केट में कितना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं। तो अगर हम लोग कहते हैं यहाँ पे अगर लिखा हो जीडीपी, है ना, एमपी, मतलब ये मार्केट प्राइस पे क्या है, जीडीपी। और अगर लिखा हो जीडीपी एफसी, यानी कि ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट पे क्या है, जीडीपी है ना। एक चीज हम लोग देखते हैं कि नागरिक, नागरिक और निवासी। नागरिक, अगर मान ले कि इंडिया का कोई ए नाम का व्यक्ति है, और वो अमेरिका में जाके रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, तो निवासी कहाँ का हो गया, अमेरिका का, है ना। तो इंडिया का नागरिक है, अमेरिका में जाके रह रहा है, तो वो निवासी कहाँ का हो गया, अमेरिका का। अमेरिका का कोई व्यक्ति है, इंडिया में आके रह रहा है, तो निवासी हो गया वो इंडिया का, लेकिन वो नागरिक कहाँ का है, अमेरिका का है। तो अमेरिका का नागरिक भारत का निवासी हो सकता है, और यह भारत का नागरिक अमेरिका का निवासी हो सकता है। तो निवासी और नागरिक में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। भारत का जो, अगर हम लोग कहते हैं कि इंडिया का मैप देखेंगे यहाँ पे, ये हम लोग मानते हैं कि ये क्या है, इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन। तो एक भारत का भूभाग जो होता है, भारत का भूभाग, और भूभाग के साथ साथ ये 200 नॉटिकल मील तक भारत का जो है क्या है, इकोनॉमिकल जोन है। साथ में इंडिया का, अगर हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिकल जोन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो इकोनॉमिकल जोन के लिए सबसे पहले एक देश का जो, मतलब इंडियन, है ना, इंडियन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल जो बाउंड्री है, इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री है ना। तो ये तो पहला एक क्या है, एरिया है, इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्रीज। दूसरा क्या होता है, विद एयर स्पेस, है ना, एयर स्पेस, जो वायु क्षेत्र होता है, यानी ऊपर हम लोग कहते हैं, तो वो भी क्या होता है, इंडियन इकोनॉमिकल जोन में आ जाता है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग कोई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चला रहा हो, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए हम लोग कहते हैं कि वायुयान या जलयान है, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चलाए जाते हैं, तो वो भी संपत्ति किसका है, वो भी इसी देश के उत्पादन, यानी कि इकोनॉमिकल जोन में आता है। तीसरा कहते हैं कि भारत का कोई दूतावास, है ना, दूतावास यानी एम्बेसी, एम्बेसी कहाँ पे है, दूसरे कंट्री में हो, तो वो भी क्या है, इकोनॉमिकल जोन है, किसका जोन है, जो जिसका एम्बेसी है उस देश में, तो जिसका एम्बेसी है उसका इकोनॉमिकल जोन है। चाहे मिलिट्री बेस किसी का जो है वो दूसरे देश में हो, तो वो क्या कहलाता है, मिलिट्री बेस जिसका होता है वो ही उसका इकोनॉमिकल जोन होता है ना। मछली पकड़ने के लिए यहाँ पे मान लेते हैं, तो हम लोग 200 नॉटिकल मील तक क्या कहते हैं, इंडिया का है, तो यानी कि इकोनॉमिकल जोन है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये सब क्या होता है, कि आर्थिक सीमा क्षेत्र होते हैं, इकोनॉमिकल जोन होते हैं, है ना, इकोनॉमिकल बाउंड्रीज होते हैं, जो इकोनॉमिकल जोन होते हैं। इकोनॉमिकल जोन में एक हो गया पॉलिटिकल बाउंड्री विद एरो स्पेस। दूसरा हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक कंपनी है जो दो से अधिक जगहों पर अपना क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं वायुयान हो गया, जलयान हो गया, ये जाते हैं, तो वो क्या होता है, इकोनॉमिकल जोन ही कहलाते हैं, यानी कि अगर इंडिया का है तो इंडिया का ही कहलाता है। दूसरा तीसरा होता है हम लोग जो एम्बेसी होता है, एम्बेसी प्लस मिलिट्री बेस होता है, तो वो क्या कहलाता है, कि मिलिट्री बेस होता है, तो वो भी उसी का जिसका होता है उसका ही क्या कहलाता है, कि इकोनॉमिकल जोन कहलाते हैं। दूसरा हम लोग कहते हैं कि जैसे कि
तेल या और प्राकृतिक यान है। प्राकृतिक के जैसे कि गैस, गैस के लिए कोई जो होते हैं ना यान भेजा जाता है, या फिर मछली पकड़ने के लिए यान भेजा जाता है, या फिर हम लोग कहते हैं कि मतलब ये क्षेत्र यानी कि 200 नॉटिकल मील तक जो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर जाएगा तो पाकिस्तान वाले पकड़ लेते हैं, इसके बाद इधर जाएगा तो हाँ मतलब श्रीलंका, श्रीलंका वाले पकड़ लेते हैं यहाँ पे जब जाते हैं तो। ये अपना अपना एक बाउंड्री है, 200 नॉटिकल मील तक इंडिया का बाउंड्री है। तो ये बाउंड्री जो क्या कहलाता है, आर्थिक जोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्थिक जोन कहलाते हैं। ठीक है। एक हम लोग लेते हैं यहाँ पे, एक अगर चीज आपको एक चीज आपको अगर नहीं समझ में आई होगी, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि निवासी और नागरिक में, तो समझिए कि आप यहाँ के क्या हैं, नागरिक भी हैं, लेकिन आप जाके अमेरिका में बैठ जाते हैं, वहीं रहने लगते हैं, तो निवासी आप अमेरिका के हो जाएंगे और नागरिक आप इंडिया के रहेंगे, है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे, जब हम लोग कहते हैं कि या आप कमा के इंडिया में भेजेंगे, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। तो एक हम लोग कहते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। तो क्या कहलाता है, ग्रॉस नेशनल इनकम, कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद, है ना। तो घरेलू उत्पाद अभी मैंने जो इकोनॉमिकल जोन से पढ़ाया है, जिसमें किसको किसको लिया था, एक इंडिया का जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है विद एरो स्पेस, दूसरा हम लोग लिए थे जो ये बाउंड्री है 200 नॉटिकल तक मील तक, क्या है, इंडियन ओशियन का किसके पास है, इंडियन का जो इकोनॉमिकल जोन है उसके अंतर्गत है, जिसमें कि हम लोग जलयान, मतलब तेल के लिए जो हम लोग कहते हैं तेल के लिए, और या फिर अन्य चीज के लिए जो खुदाई करते हैं, उसमें ये भारतीय इकोनॉमिकल जोन में ही आता है। मिलिट्री बेस प्लस हम लोग कहते हैं कि एम्बेसी होता है, वो भी इकोनॉमिकल जोन में आता है। अदर हम लोग कहते हैं कि मतलब क्या है ये, तो ये चीज हम लोग कहते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि ये किसके क्षेत्र में आता है, इकोनॉमिकल क्षेत्र में आता है। तो जीडीपी यानी कि जो भारतीय इकोनॉमिकल क्षेत्र में, इकोनॉमिकल जोन में जो उत्पादन किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद, किसके द्वारा, चाहे वो किसके द्वारा उत्पादन किया जाए, मतलब निवासी, मतलब नागरिक के द्वारा किया गया हो या फिर ना किया गया हो, लेकिन भारतीय सीमा क्षेत्र में यानी इकोनॉमिकल जोन में कोई चीज का उत्पादन किया गया, उपभोग किया गया हो, तो किसके अंतर्गत आता है, जीडीपी के अंतर्गत आता है। दूसरा हम लोग कहते हैं अगर जीएनपी, है ना, जीएनपी ग्रॉस, कहते हैं नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट में राष्ट्रीय आय में क्या कहते हैं, जब जीडीपी होता है, जीडीपी, है ना। तो अगर हम लोग कहते हैं कि जीडीपी के साथ फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, जीएनपी बन जाता है ना। और फॉरेन इनकम क्या होते हैं, फ्रॉम एब्रॉड क्या होते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स माइनस एम से। तो जो या तो विदेशी द्वारा कमाया जो, कहते हैं ये फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट होते हैं, नेट
नेट मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ पर विदेशी आए हैं कमाने के लिए, मान लीजिए कि ये 100 करोड़ है, 100 करोड़ कमाया है, विदेशी यहाँ पे 100 करोड़ कमाया है, और वहां से इंडिया वाले कितना कमा के लाए हैं, 80 करोड़ लाए हैं, है ना। मान नहीं तो ये मान लीजिए ना, यहाँ से फॉरेन 100 करोड़ इंडिया वाले ने कमाया, इंडिया वाले ज्यादा है दूसरे जिन देशों में, तो इंडिया वाले मान लीजिए कि 100 करोड़ कमाए हैं, दूसरे देश वाले इंडिया में आके 80 करोड़ कमाए हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा, इनकम कितना आ जाएगा, 20 करोड़, है ना। तो एक जीडीपी, जीडीपी जानते हैं हम लोग क्या होता है, तो भारतीय इकोनॉमिकल क्षेत्र में जो जो है जितना भी उत्पादन होता है, समग्र उत्पादन प्लस फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट, क्या कहलाता है, जीएनपी कहलाता है, जीएनपी कहलाता है। एक हम लोग देखते हैं कि सेक्टर, जैसे कि अगर क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो इनको उद्योग, यानी कि अगर हम लोग कहते हैं कि उद्योग है, इंडस्ट्री है, क्या है, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात करेंगे तो एक पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा हम लोग लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा हम लोग लेते हैं टर्सरी सेक्टर। साधारण शब्दों में समझेंगे तो अगर नेचुरल चीजों का, यानी कि जो प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक चीजों का उत्पादन अगर हम लोग कहलाते हैं तो ये प्राइमरी सेक्टर कहलाता है ना। जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं प्राकृतिक प्राकृतिक चीजों का दोहन करके जो उत्पादन किया जाता है, तो जैसे कि हम लोग कहते हैं कृषि, प्राइमरी सेक्टर, है ना। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये प्राइमरी सेक्टर कहलाते हैं। अब द्वितीयक सेक्टर क्या कहलाता है, जो कोई वस्तु को, जो एक प्रकार की वस्तुओं को मॉडिफाई करके, है ना, दूसरे वस्तुओं में परिवर्तित कर देते हैं, है ना, दूसरे प्रकार के वस्तुओं में परिवर्तित कर देते हैं। मान लीजिए कि आपका आटे, आटा जानते हैं सब लोग, आटे को प्रोसेसिंग करके बाद में वो रोटी बना देते हैं, तो ये जो परिवर्तन होता है ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्सरी सेक्टर में क्या आता है, ये सर्विस सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर मतलब हो गया कि उसका जो उत्पादन करते हैं, उत्पादन कर दिया रोटी, पहले मान लीजिए कि आपका गेहूं का उत्पादन प्राइमरी सेक्टर हो गया, गेहूं से बना दिया रोटी या चपाती या ब्रेड जो भी बनाते हैं तो वो बना दिया, तो वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। और अगर ब्रेड को हम जाते हैं मार्केट में बेचते हैं तो वो क्या कहलाता है, सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर कहलाता है। सर्विस सेक्टर में क्या होता है कि उसमें उत्पादन नहीं होता है, उसमें उत्पादन नहीं की होता है, सिर्फ सर्विसेज का पैसे लिए जाते हैं। जैसे कि सर्विसेज मतलब क्या होता है, आपका फ्लिपकार्ट वाला क्या करता है, सर्विस के पैसे लेते हैं, कि वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है नहीं करता है, वो क्या करता है, सर्विस करके सिर्फ पैसे कमाता है। आप मान लीजिए कि कोई, मतलब ये जोमेटो वाला है, जोमेटो वाला क्या करता है, एक जगह से वस्तु खरीदता है और वो आपको ला करके दे देता है, आप उसके बदले में उसको लगभग 50 रुपये या 100 रुपये देते हैं। तो वो यहाँ तक पहुंचाने का जो काम किया है, यानी सर्विस का जो काम किया है, उसके लिए उसने पैसे लिए। तो यानी टर्सरी सेक्टर जो होता है वो क्या कहलाता है, सर्विस सेक्टर कहलाता है। इसमें क्या होता है, उत्पादन नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मतलब अगर हम लोग इसका एग्जांपल देंगे तो प्राइमरी सेक्टर का आपका एग्जांपल हो गया कृषि, हो गया, क्या हो गया, एग्रीकल्चर, क्या हो गया, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद हो गया फिशिंग, माइनिंग,
है ना। एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया। सेकेंडरी सेक्टर, इसको हम लोग कहते हैं, इसमें और क्या भी थे, पशुपालन भी आता है सर, डेयरी फार्मिंग, पशुपालन होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग कहते हैं कि द्वितीयक सेक्टर की बात करेंगे तो उसमें क्या आता है, कारखाने, निर्माण करने वाली जितने भी इकाइयां हैं, बिजली उत्पादन, ये भी तो ये इसी में आता है, बिजली का उत्पादन होता है। उत्पादन, उत्पादन मतलब सेकेंडरी सेक्टर, है ना। जल आपूर्ति, ये क्या कहलाते हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। पैकेजिंग नहीं होते, बोतल वाले पानी पीते हैं आप, पूरा बोतल को क्या करते हैं, पानी को बोतल में पैक करके क्या करते हैं, मतलब पैकेजिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो ये क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है। टर्सरी सेक्टर में क्या आ गया, ट्रांसपोर्ट, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, होटल, एजुकेशन, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो बैंक होता है, बैंकिंग, ये सब क्या होता है, टर्सरी सेक्टर में आते हैं। क्या आते हैं, टर्सरी सेक्टर में। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट, नेट मतलब क्या होता है, शुद्ध, है ना। हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं तो क्या कहते हैं, निवल देशीय उत्पाद, है ना। नेट, नेट से क्या अभिप्राय होता है कि अगर हम लोग कहते हैं कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जितना भी उत्पादन हुआ है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में से, क्या कीजिएगा आप, डेप्रिसिएशन को घटा दीजिएगा, डेप्रिसिएशन को घटा दीजिए। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका एक मशीन है ना, ए नाम का कोई मशीन है, मशीन का लाइफ है 10 साल, और मशीन का लाइफ 10 साल होने का, और इसकी कीमत है 100 करोड़, कितना है, 100 करोड़। तो ये पर ईयर यानी फर्स्ट ईयर इसका मशीन का जो वैल्यू डेप्रिसिएट होगा वो कितना होगा, 10 करोड़, कितना होगा, 10 करोड़। तो ये नहीं, डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी हो गई, 10 करोड़। मान लीजिए कि इसका टोटल उत्पादन हुआ 100 करोड़, है ना, मतलब 100 करोड़, मान लीजिए 100 मान लीजिए, समझने में सही रहेगा, 100 करोड़, 10 करोड़ इसका डेप्रिसिएशन है। तो टोटल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोडक्शन कितना होगा, 90 करोड़, क्योंकि डेप्रिसिएशन को आपको घटाना पड़ेगा, है ना। तो जीडीपी यानी कि टोटल यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से सकल, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तो सकल देशीय उत्पाद, देशीय उत्पाद में से डेप्रिसिएशन को कहते हैं मूल्यह्रास, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट,
नेशनल प्रोडक्ट, इसको भी कैसे लिखेंगे? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से क्या करेंगे? डेप्रीशिएशन को माइनस करेंगे, डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये निवल क्या हो गया? राष्ट्रीय उत्पाद। ये हो गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास आपको घटा देना है। तो मूल्य ह्रास घटाने की विधि यहाँ आपको मैंने क्या कराया, समझाया है? समझाया कि नहीं समझाया है? तो ये जो समझाया है, तो इससे क्या निकल जाएगा? नेट निकल जाएगा। नेट मतलब शुद्ध रूप से वो आमदनी हुआ, है ना? तो शुद्ध रूप से यानी कि इसको हम लोग कहते हैं निवल, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पाद। और इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस। तो ये क्या हो गया? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन आप घटा देंगे तो आपको नेट निकल जाएगा। नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, ये याद रखना है। जब भी कहेगा कि नेट निकालना है तो डेप्रीसिएशन को हमेशा क्या करना है? माइनस कर देना है ना? हम लोग लेंगे नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है जीडीपी। किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे, है ना? तो फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकालेंगे? पहले जीडीपी मार्केट प्राइस पे जो आएगा, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और प्लस जो होता है सब्सिडी। कैसे हम लोग निकालते हैं? फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? मैंने कहा कि कोई भी वस्तु को बनाने में जो खर्चा लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, वो फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मार्केट प्राइस पे जो वैल्यू है, मार्केट प्राइस को जो तो वेरी कौन कौन करता है? अब देखिए कि कोई चीज बनाया है, मान लीजिए कि 100 रुपया किसी को बनाने में लागत लगी है। ए नाम की कोई वस्तु है, उसको 100 रुपया बनाने में लगा है, यानी फैक्टर कॉस्ट इसका कितना है? 100 रुपया। इस पे क्या करा है कि गवर्नमेंट ने लगभग 20 रुपया क्या है? टैक्स लगा दिया। किस तरह का? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स 20 रुपये का, है ना? तो इसका टोटल कितनी वैल्यू हो गई? 120 रुपया। क्या हो गया? 120 रुपया, है ना? 120 रुपया लगे। गवर्नमेंट कह रहा है कि इस पे मैं 5 रुपया का सब्सिडी दूंगा। 5 रुपया का क्या दूंगा? सब्सिडी। तो सबसे पहले मान लीजिए गवर्नमेंट 5 रुपया का अगर आपको सब्सिडी दे रहा है, तो 100 रुपया, यानी कि इसका कहते हैं कि मार्केट वैल्यू कैसे हो निकालेंगे? तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 100 रुपया किसकी, किसी का क्या था? 100 रुपया फैक्टर कॉस्ट था, और 20 रुपया इस पे लगा दिया इनडायरेक्ट टैक्स। तो हो गया कितना रुपया? 120 रुपया। और इसमें सब्सिडी दिया गवर्नमेंट ने 5 रुपया। तो आपको देना पड़ेगा कितना रुपया? 115 रुपया। कितना देना पड़ेगा? 115 रुपया। गवर्नमेंट ने किसको 5 रुपया किसके तौर पे दिया? सब्सिडी के तौर पे। तो मैंने बताया कि अगर फैक्टर कॉस्ट हो 100 रुपया, है ना, तो मार्केट प्राइस यानी कि जीडीपी जो है, जीडीपी मार्केट प्राइस जो है हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगाया था? 20 रुपया लगाया था, है ना? और प्लस सब्सिडी जो होता है ना, गवर्नमेंट ने कितना दिया था? 5 रुपया दिया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो मार्केट प्राइस पे कैसे निकालेगा? तो 100 इधर लाए हैं तो 100 इधर हो जाएगा, प्लस 20 रुपया और माइनस 5 रुपया। तो यानी कितना हो गया? 115 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? अब समझाने के लिए मैं ये क्वेश्चन इसको आपको मैं समझाया हूं कि इसको माइनस क्यों करते हैं, है ना? फैक्टर कॉस्ट मैंने बताया था कि लागत,
लागत कितना है, फैक्टर कॉस्ट 100 रुपये है ना। तो यानी कि अगर फैक्टर कॉस्ट हम देखते हैं, फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स जैसे ही खत्म कर देंगे, तो गवर्नमेंट की भूमिका यहाँ पे क्या होगी कि गवर्नमेंट जो टैक्स लिया था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब बच गया मार्केट प्राइस में से क्या हो गया, सब्सिडी। तो गवर्नमेंट ने क्या दिया था, ये सब्सिडी दिया था। तो अगर सब्सिडी को क्या करेंगे, सब्सिडी को यहाँ पर प्लस क्यों करे हैं, तो सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट ने आपको, आपके जेब में 5 रुपए दिए हैं। आपके जेब में 5 रुपया दिया है, किस लिए दिया है, कि आपके पास नहीं है पैसे, मैं देता हूं। तो क्या आपके पास जो 5 रुपया आया है, उससे किसी चीज की जो लागत है उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो सब्सिडी को, यानी जो आपको सब्सिडी दिया गया है, वो उसके फैक्टर कॉस्ट में जोड़ देते हैं, क्योंकि सब्सिडी आपको गवर्नमेंट दिया है। तो लागत तो उसका 120 रुपया ही है ना। आपको भले 115 रुपया देना पड़ा है, गवर्नमेंट ने भी तो 5 रुपया दिया है ना सब्सिडी। तो उसका लागत कितना हो जाएगा, 120 रुपया, है ना। लागत उसका 120 रुपया ही है। 115 रुपया, मान लीजिए पहले क्या कहता था, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दिया जाता था। तो मान लीजिए कि 500 रुपया का सिलेंडर है ना। 500 रुपया का सिलेंडर है, 250 रुपया उस पर टैक्स लगा दे, है ना। और गवर्नमेंट बोले कि ठीक है, 750 रुपया हो रहा है ना, तुम्हें मैं क्या करता हूँ, 400 रुपया सब्सिडी दे देता हूँ। तो आपको कितना भरना पड़ेगा, 350 रुपया। अब हम कहेंगे कि भाई 350 रुपया में तो ये सिलेंडर आता है, लागत उसका कितना है, 500 रुपया है, आपको आया 350 रुपया। तो गवर्नमेंट जब, मान लीजिए कि ये कांग्रेस का गवर्नमेंट है, 400 रुपया सब्सिडी दे रहा है। गौर बीजेपी का गवर्नमेंट आया, इसने सब्सिडी खत्म कर दिया। गैस की सिलेंडर की कीमत कितनी हो गई, 750 रुपया हो गया, है कि नहीं है। तो लागत क्या है, लागत पर इसके कोई इफेक्ट पड़ा है, नहीं पड़ा है। तो लागत पे इफेक्ट नहीं पड़ा है, यानी कि ये 500 रुपया ही है। लेकिन सब्सिडी जो खत्म कर दिया है, यानी कि जो सब्सिडी खत्म कर दिया है, उसके कारण से 750 रुपये का सिलेंडर हो गया है। तो आपको जो पहले देता था वो 350 रुपया में, वो अब देने लगेगा 750 रुपया में। फिर आप कहेंगे कि अच्छा, गवर्नमेंट तो हमारी महंगाई, मतलब गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट के आने के बाद महंगाई तो इतनी हो गई। अरे महंगाई पहले भी थी भैया, महंगाई आपके पहले भी थी, लेकिन महंगाई आपको दिख नहीं रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट अपने अकाउंट से आपको मतलब 400 रुपये क्या दे रहा था, सब्सिडी दे रहा था। क्यों दे रहा था भैया, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है सब्सिडी ले लो और खत्म करो कहानी भैया। तो पब्लिक इसको समझ नहीं रही थी कि 350 रुपया में सिलेंडर आ रहा है। तो हम कहते हैं कि 2004 से पहले, यानी कि 2000, हाँ 4 नहीं, 9, हाँ ना, 9 से पहले, 9 से पहले हम लोग कहते हैं कि गैस की कीमत क्या था, 250 रुपया था। अब हम लोग की कीमत कितना, 1000 रुपया चुकाते हैं। तो पहले क्या, किस पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, गैस पे क्या मिलता था, सब्सिडी मिलता है। अब क्या किया गया, सब्सिडी को खत्म कर दिया गया। तो जैसे ही सब्सिडी खत्म करेंगे, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स जो है, दोनों मिलके बन जाएगा मार्केट प्राइस। उसमें से सब्सिडी घटाते थे, लेकिन सब्सिडी अब नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट हम लोग जो है प्लस इनडायरेक्ट टैक्स है, वही दोनों जोड़कर बन जाएगा मार्केट प्राइस, है ना। तो मार्केट प्राइस का समझ गए, फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं। अगर कोई फैक्टर कॉस्ट निकालना हो, तो मार्केट प्राइस पे जो वैल्यू है वो है, गवर्नमेंट उस पे जो टैक्स लेता है वो निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और सब्सिडी जो गवर्नमेंट आपको दे रही है कि उस कंपनी वाले को दो, उसको सब्सिडी को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो इससे क्या निकलेगा, फैक्टर कॉस्ट निकलेगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि ये तो हो गया जीडीपी एफसी, फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी निकालने के लिए, है ना। उसी तरह से हम लोग कहते हैं कि, अब हम लोग कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अगर हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, नेट, अगर हम लोग कहते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना गवर्नमेंट लेता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो जो आपको इनडायरेक्ट टैक्स लिया है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स लिया है टोटल, नेट। तो नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल में से क्या करते हैं, सब्सिडी को क्या कहते हैं, सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, करेंगे।
तो सब्सिडी को यानी इनडायरेक्ट में से सब्सिडी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मान लीजिए कि 200 रुपया आपको टैक्स के रूप में गवर्नमेंट ने लिया और सब्सिडी में दे दिया आपको 100 रुपया। तो गवर्नमेंट ने आपको टैक्स के रूप में नेट कितना लिया है, 100 रुपया ही लिया है कि नहीं है? क्योंकि आपको टैक्स तो लिया 200 रुपया, 100 रुपया आपको दे दिया सब्सिडी में। तो मतलब 100 रुपया उसने इनडायरेक्ट टैक्स लिया है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जब नेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में से सब्सिडी को घटा देते हैं। क्या करते हैं, सब्सिडी को घटा देते हैं। चलिए भैया, अब हम निकालते हैं राष्ट्रीय आय। इतना चीज समझ लिए, इतना कंसेप्ट समझने के बाद हम लोग निकालेंगे एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। कैसे, जीएनपी में से क्या घटाएंगे, डेप्रीशिएशन। तो क्या बन जाएगा, एनएनपी। और वो भी निकालेंगे फैक्टर कॉस्ट पे। किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। तो कैसे होता है, पहले आपको जितना जीडीपी था, क्या था, जीडीपी, किस पे, मार्केट प्राइस में से क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डीपी मतलब समझिए डेप्रिसिएशन है ना। उसमें से फिर घटाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मैंने बताया था इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा हाथ उठाएंगे। हाथ कैसे उठाएंगे, ऐसे ही रहेंगे। फिर हम लोग एक चीज जोड़ते हैं सबसे पहले कि ये तो हो गया जीडीपी, किस पे, डेप्रिसिएशन घटा दिए। तो डेप्रिसिएशन बन गया एनडीपी। एंड जीडीपी में से डेप्रिसिएशन जैसे ही घटा गया तो क्या बन जाएगा, एनडीपी, मार्केट प्राइस में से। फिर इनडायरेक्ट टैक्स जैसे ही हटा देंगे तो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, एनडीपी एमपी। और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे ही हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, एफसी पे, है ना। तो अब हम लोग कहते हैं कि इसमें अगर फॉरेन की कमाई, है ना, नेट, है ना, इनकम, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, अगर हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करे थे एक्स माइनस एम से। किससे करे थे, एक्स माइनस एम से। 100 करोड़ रुपया कमा के इंडियंस तो वहां से लाए हैं, 80 करोड़ से यहां से, मान लीजिए नेपाल वाले यहां से ले गए हैं। तो अमेरिका से 100 करोड़ रुपया कमा के ला गया और भारत में 80 करोड़ रुपया नेपाल वाले ने कमाया और कहाँ ले गया, नेपाल ले गया। तो हमारे पास बचा कितना, 20 करोड़ ओनली। ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। तो ये क्या कहलाता है, नेशनल, नेशनल इनकम कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेशनल इनकम किस पे निकाले जाते हैं, तो क्या मतलब कैसे निकाले जाते हैं। तो एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि निकालने का जो विधियां हैं हमारे इंडिया में, या फिर कहते हैं निकालने की जो विधियां हैं वो कैसे निकालते हैं। तो एक होता है उत्पादन विधि। उत्पादन विधि मतलब क्या होता है, उत्पादन विधि। दूसरा हम लोग कहते हैं आय विधि, राष्ट्रीय आय निकालने का जो विधि है, पैटर्न है। और तीसरा होता है व्यय विधि। व्यय मतलब खर्चा, है ना। उत्पादन विधि और क्या होता है, उत्पादन विधि में टोटल जो हमारे पास उत्पादन होता है उसका समग्र जोड़, मतलब समग्र जोड़ मतलब क्या होता है, टोटल को हम लोग कर देते हैं तो वो उत्पादन होता है। आय विधि मतलब क्या होता है, टोटल इनकम, है ना। टोटल इनकम, जैसे कि तीनों क्षेत्रकों के द्वारा कुल कारक भुगतान जिसका क्या यह है, आय आकलन करते हैं, भुगतान का आकलन करते हैं, है ना। और व्यय विधि क्या होता है, व्यय विधि हम लोग कहते हैं कि जितने भी हम लोग को व्यय किए हैं तीनों सेक्टरों पर, जितने हम लोगों ने क्या करे, व्यय करे हैं, है ना। तो उसको हम लोग व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय उत्पाद निकाला जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि
एक हम लेते हैं यहाँ, ये उत्पादन विधि है, यानी कि जो प्रोडक्शन मेथड है, इसमें क्या करते हैं कि टोटल मूल्य यानी कि मार्केट वैल्यू पे, मार्केट प्राइस पे टोटल जो हम लोग कहते हैं कि मूल्य समृद्धि यानी कि जो वैल्यू ग्रोथ हुई है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, है ना। प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, तीनों सेक्टरों का मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस पे कितना समृद्धि हुई है उसको हम लोग समृद्धि को प्लस कर देते हैं, तो वो उत्पादन विधि पर क्या निकल जाता है, जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो किस पे, मार्केट प्लेस पर निकल जाता है ना। आय विधि में क्या होता है, टोटल इनकम, है ना, जितना भी हम लोग भुगतान करते हैं, है ना, भुगतान करते हैं मतलब किसी चीज को बनाने के लिए जितना खर्चा करते हैं, है ना, भुगतान टोटल जितना हम लोग भुगतान करते हैं तीनों को प्लस कर देते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, भुगतान करने तो उसको हम लोग कहते हैं कि देशीय, देशीय कारक आय, देशीय कारक आय निकलते हैं, ठीक है, टोटल हम लोग जितना किसे करें, भुगतान करें। व्यय विधि में क्या होता है, जैसे कि हम लोग किस पे खर्चा करते हैं, तो उपभोग, उपभोग यानी कंजम्पशंस एवं निवेश, जितना खाए या जितना बचाए, दोनों को अगर हम लोग टोटल करके क्या करें, जोड़ देते हैं, व्यय को जोड़ देते हैं, टोटल जो उपभोग और निवेश पे हम लोग खर्च करें उसको अगर जोड़ देते हैं, तो ये क्या होता है, व्यय विधि पर क्या निकलता है, देशीय उत्पाद निकलता है, व्यय विधि पे देशीय उत्पाद निकलते हैं, है ना। तो अगर हम लोग कहते हैं इसको कैसे, जीडीपी एमपी अगर हम लोग कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं देशीय कारक आय, यानी कि नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर मान लेते हैं तो कर्मचारियों आय, कर्मचारियों का जो परिश्रमिक रहता है, परिश्रमिक, है ना, प्लस किराया, प्लस रॉयल्टी, है ना, प्लस ब्याज, प्लस लाभ, प्लस जो भी मिक्स्ड इनकम होती है, जितने भी इनकम है सबको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये आय विधि है, नोट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने का। जीडीपी एमपी तीनों सेक्टरों का जो है उत्पादन कितना हुआ है, किस पे, मार्केट वैल्यू पे, उससे निकल जाता है जीडीपी एमपी। और उपभोग और निवेश में जितना हम लोगों ने खर्च किया है उसको अगर टोटल ऐड कर देते हैं तो वो क्या निकल जाता है हमें, कि जीडीपी निकल जाता है ना, जीडीपी निकल जाता है टोटल। एक देखिए, एक देखिए हम लोग निकालते हैं डिस्पोजल इनकम क्या होता है, डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। आपके पास जितनी भी इनकम आती है, क्या वो सभी इनकम आप खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, तो देखिए आपके पास जो इनकम आती है, सैलरी आती है, ठीक है, उसमें से क्या करता है, गवर्नमेंट टैक्स ले लेता है। तो जो डिस्पोजेबल इनकम, है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं प्राय प्रयोज्य, प्रयोज्य आय हिंदी में, इसको हम लोग कहते हैं पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम। प्रयोज्य आय मतलब वो आय जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो टोट पर्सनल इनकम में से आपको घटाना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स जो आप देते हैं गवर्नमेंट को, डायरेक्ट टैक्स, और इसमें से घटाना होगा मिसलेनियस
रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये कैसे निकालते हैं? मान लीजिए पर्सनल इनकम आपका हो गया 100 रुपये, 100 रुपये पे ही, ज्यादा नहीं हम जाएंगे। जो 100 रुपये गवर्नमेंट ने ले लिया आपको टैक्स के रूप में 30 रुपया। और ये मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है? आप कभी सिग्नल पे फाइन देते हैं, है ना? कभी उसके लिए फाइन देते हैं, जेल जाते हैं, कभी उसके लिए फाइन देते हैं, कभी जो तेने मतलब किसी चीज का उल्लंघन कर देते हैं तो उसके लिए फाइन देते हैं। सभी मिला के हमने दिया 15 रुपया मान लीजिए। तो आपके पास बचा कितना? 100 रुपया में से कितना रुपया? 45 रुपया आप घटा देंगे, तो आपके पास बचेगा 55 रुपीज। ये डिस्पोजल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रयोज्य है। क्या कहते हैं? प्रयोज्य है। तो अगर हम लोग कहते हैं ये क्या है? पर्सनल, क्या है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, है ना? निकालने का तरीका है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की, मतलब पर्सनल इनकम में से क्या करना है? डायरेक्ट टैक्स घटा देना है, और मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट भी घटा देना है। तो इससे निकल जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम, खर्च कितना कर सकते हैं, है ना? देखिए, जिस तरह से हम लोग पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकाले थे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकाले थे, उसी तरह से हम लोग निकालेंगे नेशनल, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, है ना? पर्सनल तो हम निकाल लिए कितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं। अब राष्ट्र में भी तो कुछ होगा, तो हम लोग निकालेंगे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। कैसे निकालते हैं? देश के पास कितना खर्चा करने के लिए रुपया होता है ना? तो ये होता है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय किस पर? फैक्टर कॉस्ट पर। राष्ट्रीय प्रयोज्य मतलब फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग निकालते हैं, किस पे? राष्ट्रीय, एनएनपीएफसी, है ना? प्लस जो अप्रत्यक्ष यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लेते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जो अप्रत्यक्ष कर लेते हैं उसको भी ऐड करेंगे, है ना? प्लस विदेशों से जो पैसे आते हैं वो भी खर्च कर सकते हैं ये, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध है। प्लस शेष विश्व से जितने भी पैसे आते हैं, शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण। तो ऐसे कह सकते हैं कि नेशनल इनकम, नेशनल इनकम प्लस ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस ट्रांसफर फ्रॉम अदर कंट्रीज, है ना? अदर कंट्रीज। तो यानी कि हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम क्या? एनएनपीएफसी नहीं होता है? अभी बताया हूँ यार, एनएनपीएफसी प्लस ऑल इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के ट्रेज मतलब कोष में जाता है कि नहीं जाता है? और जो विदेशों से पैसे आते हैं चाहे किसी भी रूप में आए, तो सभी पैसे को कौन खर्च कर सकता है? गवर्नमेंट खर्च कर सकता है। तो नेशनल के लिए यानी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? कि नेशनल इनकम प्लस ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स प्लस जो ट्रांसफर फ्रॉम अदर कंट्रीज। हम लोग देखते हैं ये था मतलब निकालने का। इसमें हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा? जीडीपी कैसे मतलब जीडीपी, जीडीपी कैसे निकालते हैं। जीडीपी के बाद हम लोग देखते हैं जीएनपी कैसे निकालते हैं।
जीएनपी के बाद देखते हैं कि हम लोग एनएनपी कैसे निकालते हैं, एनडीपी कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे कैसे निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकालते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कितना होता है कैसे निकालते हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग ने देख लिए है। ठीक है, अब हम लोग कुछ की फैक्ट्स है, मतलब जो हम लोग याद रखना है। पहला ये याद रखना है कि दादा, मतलब जो राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो है किसने लगाया था, दादा भाई नेरोजी ने लगाया था। कब लगाया था, 1868 में लगाया था। सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था, दादा भाई नेरोजी ने लगाया था। ठीक है, अब स्वतंत्रता, अब दूसरा फैक्ट क्या है कि एक दादा भाई नेरोजी, है ना, ये याद रखना है, दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी ने सर्वप्रथम क्या लगाया था, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। कब लगाया था, 1868 में लगाया था। दूसरा, हम लोग स्वतंत्रता से पूर्व भारत में विलियम डिग्बी, फिंडेल सिराज, आरसी देसाई और बी नटराजन आदि ने राष्ट्रीय अनुमान प्रस्तुत किया था। ठीक है, थर्ड फैक्टर जो है, थर्ड फैक्ट्स जो है वो स्वतंत्रता के पूर्व सर्वाधिक वैज्ञानिक अनुमान जो है 1931-32 में वी के आर वी राव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट जो हम लोग कहते हैं एक फैक्ट्स है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु 1949 में किसके, कब, 1949 में किसकी अध्यक्षता में, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, और उसमें दो सदस्य और थे, डी आर गाडगिल और वी के आर वी राव। जो कब, मतलब जो था ना, एक गठन किया गया था, किसका गठन किया गया था, एक समिति के गठन किया गया था, जो क्या करे, समिति ने दो रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। पहला रिपोर्ट 1951 में दिया था और दूसरा रिपोर्ट कब दिया था, 1954 में दिया था, है ना। वर्तमान में एक है कि इसका जो गणना होता है वो कौन करता है, एनएसओ करता है, नेशनल स्टेटिकल मतलब ऑर्गेनाइजेशन, है ना, नेशनल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहले कौन करता था, सीएसओ करता था। कौन करता था, सीएसओ, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना। अब हम लोग कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि इन सब चीजों का, यानी कि आप जितने भी यहाँ पर फॉर्मूला यूज करे हैं, फॉर्मूला मतलब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, एक की फैक्ट्स में ये याद रखिएगा कि दादा भाई नेहरू ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना किया था। कब किया था, 1868 में किया था, है ना। दूसरा, हम लोग कहते हैं कि पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में एक समिति का गठन किया गया था, किस पे, राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए। तो उसने रिपोर्ट कब दिया था, 1951 में दिया था और 1954 में रिपोर्ट दिया था, यानी कि दो रिपोर्ट इसने दिया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जो एनएसओ है, पहले सीएसओ इसका क्या करता था, आकलन करता था, और आजकल एनएसओ कर रहा है। ठीक है, तो ये था कुछ, हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, है ना। भारत में हम लोग देखते हैं कि पहले क्या था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था, उसका विकास कैसे हुआ, तो जो भी पंचवर्षीय योजना हुआ वो शुरू से, यानी 1951 से लेकर के और आज तक, अब तो पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई है, तो जो प्लानिंग कमीशन, यानी जो प्लान बना के होता था, पंचवर्षीय योजना होता था, तो वो पहले होता था, उसका मेन उद्देश्य था कि मतलब समाज के सभी वर्गों का क्या हो, समन्वित विकास हो, है ना, समन्वित विकास हो सके, है ना। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या किए जाते हैं, आपको याद रखना होगा। हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि ये वीडियोस बहुत बड़ा हो गया है ना। तो इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और कल हम इसी, यानी कि अभी दो चैप्टर जो हम लोग लिए हैं, पहला की बैकग्राउंड जो इंडियन इकोनॉमिक्स का था हम लोग वो लिए हैं, और दूसरा नेशनल इनकम लिए हैं। इसका क्वेश्चन हम कल के वीडियोस में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इकोनॉमिक्स का। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें जरूर बताइएगा, आप लोगों को और किस तरह से समझाया जाता है जो आप लोग बेटर समझते हैं, इसके बारे में भी आप हमें कमेंट में राय दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस यानी सभी सब्जेक्ट पर
चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, मैथ्स हो, आपको सभी प्रकार के जो वीडियोस हैं ये इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। ओके, जय हिंद। तब तक के लिए गुड नाइट।